क्या होता है जब एक आदर्श जीवन झूठ की नींव पर बना हो? जब एक सजी संवरी गुड़िया अपने ही सोने के पिंजरे को तोड़ने का फैसला करती है। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है जिसकी दुनिया एक रात में बिखर जाती है, लेकिन उसी राख से वह खुद को फिर से बनाती है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शानदार। ये कहानी धोखे, आत्मखोज और एक शानदार वापसी की है। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कहां से हैं और किस समय हमें सुन रहे हैं। अनन्या राव हमेशा से जानती थीं कि जब बिना किसी कारण के महंगे तोहफे आने लगे, तो कुछ गड़बड़ है। न तो जन्मदिन था, न कोई खास मौका, बस कीमती गहनों और डिजाइनर ड्रेसेस से भरे सुरुचिपूर्ण बक्से आते रहते, जैसे कि रोहन उस चीज की कीमत चुका रहा हो जिसे वह अभी तक खोने का एहसास नहीं कर पाई थी। उस सितंबर की सुबह लिविंग रूम की सफेद मकराना मार्बल की मेज पर 3 सुनहरे रंग में लिपटे तोहफे उसका इंतजार कर रहे थे। तनिष्क के मोती जो वह कभी नहीं पहनती, एक खून जैसे लाल रंग की सब्यसाची ड्रेस जो अपराध बोध चिल्ला रही थी, और एक कार्ड जिसमें मुंबई की सबसे खूबसूरत महिला के लिए उसकी जल्दबाजी में लिखी लिखावट थी। काश वह जानता कि कुछ घंटों बाद उसे उस महिला का नाम पता चल जाएगा जो वास्तव में उसकी नजरों में इस खिताब की हकदार थी, माया। और काश माया जानती कि वह सजावटी पत्नी जिसका वह इतना मजाक उड़ाती थी, जल्द ही मुंबई के व्यापारिक हलकों की सबसे डरावनी और प्रशंसित महिला में बदलने वाली थी। लेकिन उस पल अनन्या अभी भी एक सोने के पिंजरे में बंद एक चीनी मिट्टी की गुड़िया थी, जो एक ऐसे बंगले में दिन गिन रही थी जो मरे हुए सपनों के मकबरे जैसा लगता था। वह यह नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी की सबसे बुरी रात उसके असली अस्तित्व की पहली रात भी होगी। जूहू का बंगला सुबह की पहली किरणों के साथ जाग रहा था। उसकी चौड़ी खिड़कियां तराशे हुए हीरों की तरह रोशनी को दर्शा रही थीं। मुख्य बेडरूम में अनन्या राव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके सुनहरे भूरे बाल रेशम के तकिए पर शहद की लहरों की तरह फैले हुए थे। 28 साल की उम्र में उसने अभी भी वह शांत सुंदरता बनाए रखी थी जिसने 10 साल पहले रोहन को जीत लिया था, जब वे सिर्फ कॉलेज के छात्र थे। एक ऐसे भविष्य का सपना देख रहे थे जो अब करीब से ज्यादा दूर लग रहा था। बिस्तर का वह हिस्सा जहां उसके पति को होना चाहिए था ठंडा और खाली था। चादरें भी सिकुड़ी हुई नहीं थीं। एक और रात जब रोहन घर नहीं लौटा था, अनन्या ने आह भरी, धीरे धीरे उठी और मनोरम खिड़की तक चली गई जहां से पूरी तरह से सुव्यवस्थित बगीचा दिखता था। पन्ना हरी घास जहां तक नजर जाती थी फैली हुई थी, जिसमें गुलाब की क्यारियां थीं जिन्हें उसने शादी के शुरुआती सालों में खुद चुना और लगाया था, जब वह अभी भी मानती थी कि यह घर एक खुशहाल परिवार का बसेरा होगा। सुप्रभात श्रीमती राव, श्रीमती शर्मा ने अभिवादन किया, जो 5 साल से ज्यादा समय से बंगले की देखभाल कर रही थी। 60 वर्षीय महिला अनन्या के लिए एक कर्मचारी से बढ़कर बन गई थी। वह उस सुनहरे महल में उसकी एकमात्र विश्वास पात्र थी, जो कभी कभी एक लग्जरी जेल की तरह लगता था। सुप्रभात शर्मा जी, क्या श्री कपूर देर रात आए थे? अनन्या ने पूछा, हालांकि वह हाउसकीपर की दयालु नजरों से जवाब पहले ही जानती थी। नहीं मेरी बच्ची, लेकिन उन्होंने एक संदेश छोड़ा है कि वह देर शाम तक ही आएंगे। आज उनकी एक जरूरी मीटिंग है। श्रीमती शर्मा आगे कहने से पहले झिझकी, और आपके लिए कुछ पार्सल आए हैं, वे लिविंग रूम में हैं। अनन्या मकराना मार्बल की सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर चुपचाप पड़ रहे थे। लिविंग रूम में, जो इतालवी डिजाइनर फर्नीचर और प्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग से सजा था, उसने 3 सुरुचिपूर्ण ढंग से लिपटे बक्से पाए। वह उस पैटर्न को अच्छी तरह से जानती थी। ये रोहन के तोहफे थे, बिना शब्दों के माफी मांगने का उसका हैबिचुअल तरीका। पहले बक्से में तनिष्क मोतियों का एक नाजुक और महंगा हार था। दूसरे में एक खून जैसे लाल रंग की सब्यसाची ड्रेस थी जिसे पहनने की वह कभी हिम्मत नहीं करती। तीसरे में रोहन की जल्दबाजी में लिखी लिखावट वाला एक कार्ड था।
मुंबई की सबसे खूबसूरत महिला के लिए आज रात कंस्ट्रक्शन कंपनी के इवेंट में मिलते हैं। आर अनन्या ने कार्ड को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा, हर अनकहे शब्द का वजन महसूस करते हुए। रोहन कपूर ने 32 साल की उम्र में कंस्ट्रक्शन के कारोबार में एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसे व्यापारिक हलकों में एक दूरदर्शी के रूप में जाना जाता था, एक ऐसा व्यक्ति जो बंजर भूमि को करोड़ों के प्रोजेक्ट्स में बदल देता था। बाहरी दुनिया के लिए वे एक आदर्श जोड़ी थे। वह सफल और महत्वाकांक्षी, वह सुंदर और समर्पित। लेकिन अनन्या जानती थी कि दिखावा सबसे क्रूर झूठ हो सकता है। पिछले 2 सालों में रोहन अपने ही घर में एक अजनबी बन गया था। वह देर से आता, जल्दी निकल जाता, और जब वे साथ होते तो वह उसके आर पार देखता, जैसे कि वह पारदर्शी हो। उनकी बातचीत व्यावहारिक मामलों, सामाजिक प्रतिबद्धताओं, घर के रखरखाव और एक समृद्ध जोड़े की छवि बनाए रखने के लिए आवश्यक सार्वजनिक उपस्थितियों तक ही सीमित थी। मैडम, क्या मैं आपका नाश्ता तैयार कर दूं? श्रीमती शर्मा ने अनन्या के उदास विचारों को तोड़ते हुए पूछा। धन्यवाद, लेकिन मुझे भूख नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बगीचे में टहलने जाऊंगी। जब से वे जुहू में शिफ्ट हुए थे, बगीचा उसका आश्रय स्थल बन गया था। गुलाब और चमेली के बीच अनन्या ने एक छोटी सी दुनिया बनाई थी, जहां वह अभी भी खुद को जीवित महसूस कर सकती थी। वह लैवेंडर की क्यारी के पास घुटनों के बल बैठ गई, अपनी उंगलियों के बीच नम मिट्टी को महसूस कर रही थी। पौधों की देखभाल करने में, किसी चीज को बढ़ते और खिलते देखने में कुछ चिकित्सीय था। एक एहसास जो उसने अपनी जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से अनुभव नहीं किया था। आप सुबह में हमेशा ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। एक जानी पहचानी आवाज उसके पीछे से आई। अनन्या आश्चर्यचकित होकर मुड़ी। यह विक्रम था, वह लैंडस्केप आर्किटेक्ट जो बंगले के बगीचों की देखभाल करता था। लंबा, काले बालों और सौम्य आंखों वाला, वह पिछले कुछ महीनों में एक निरंतर उपस्थिति बन गया था। हमेशा सम्मानजनक, लेकिन एक ऐसी नजर के साथ जो उसे वास्तव में देखती हुई लगती थी। विक्रम, मैंने आपको आते नहीं देखा है, उसने कहा, उठकर और बागवानी एप्रन पर अपने हाथ पोंछते हुए। माफ करना आपको डराने के लिए। मैं कल आए ऑर्किड के नए पौधों की जांच करने आया था। मुझे लगा कि आप यह चुनना पसंद करेंगी कि उन्हें कहाँ लगाना है। वे एक साथ ग्रीन हाउस की ओर चले। एक कांच का एनेक्स, जिसे रोहन ने 3 साल पहले अनन्या के जन्मदिन के तोहफे के रूप में बनवाया था, उस समय में जब वह अभी भी उसके जुनून को जानने के लिए पर्याप्त प्रवाह करता था। ग्रीन हाउस उसका अभयारण्य बन गया था, एक ऐसी जगह जहां वह विदेशी फूल और दुर्लभ पौधे उगा सकती थी, आलोचनात्मक नजरों और हमेशा आदर्श होने के दबाव से दूर। ये ऑर्किड शानदार हैं, अनन्या ने नाजुक फूलों की प्रशंसा करते हुए फुसफुसाया। ये कहां से आए हैं? ओलाम्ब्रा में एक विशेष आपूर्तिकर्ता से। जब मैंने उन्हें देखा तो आपके बारे में सोचा। वे आपकी तरह ही दुर्लभ हैं। विक्रम शब्दों को कहने के बाद थोड़ा शर्मा गया, जैसे कि उसने इरादे से ज्यादा कह दिया हो। अनन्या ने अपना चेहरा गर्म महसूस किया। कितना समय हो गया था जब किसी ने उसकी ईमानदारी से तारीफ की थी, बिना किसी छिपे इरादे या सामाजिक दायित्व के। विक्रम, मैं इलेक्ट्रॉनिक गेट के खुलने की आवाज ने उस पल को बाधित कर दिया। रोहन उम्मीद से पहले आ गया था। अनन्या ने उसकी काली मर्सिडीज बेंज को गोलाकार ड्राइववे में पार्क होते देखा और उसका दिल चिंता और इस्तीफे के मिश्रण से कस गया। बेहतर होगा मैं चलूं, विक्रम ने जल्दी से कहा, उस तनाव को महसूस करते हुए जो अचानक माहौल में छा गया था। हाँ, ऑर्किड के लिए धन्यवाद, वे बहुत सुंदर हैं। अनन्या घर की ओर चली गई, मानसिक रूप से उस आदमी के साथ एक और सौहार्दपूर्ण और खाली मुलाकात के लिए खुद को तैयार कर रही थी, जो कभी उसकी जिंदगी का प्यार हुआ करता था। रोहन फोन पर बात करते हुए कार से बाहर निकला। उसका सूट पूरे दिन के काम के बाद भी बेदाग था। जब उसने उसे देखा तो उसने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया और बातचीत जारी रखी, लाइन के दूसरी तरफ किसी को उत्साह से इशारे करते हुए। हाँ डियर, यह परफेक्ट था। डिनर स्वादिष्ट था और तुम हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसने कहा, अनन्या की ओर देखे बिना ही ऑफिस की ओर बढ़ते हुए। शब्द अनन्या को तेज चाकुओं की तरह लगे। लहजे में अपनापन, वह कोमलता जो उसने किसी और के लिए आरक्षित रखी थी, वह सब कुछ
जो उसने खो दिया था और उसे पता भी नहीं था कि कब वह प्रवेश हॉल में खड़ी रही, उस आदमी को देखते हुए जिसने उसे हमेशा प्यार करने का वादा किया था, ऑफिस के दरवाजे के पीछे गायब हो गया, अपने साथ उम्मीद के आखिरी निशान भी ले गया जो उसने अभी भी संजो रखे थे। उस रात जब वह कंस्ट्रक्शन कंपनी के इवेंट के लिए तैयार हो रही थी, अनन्या ने मार्बल के बाथरूम के शीशे में खुद को देखा। रोहन द्वारा चुनी गई लाल ड्रेस उसके सुंदर शरीर को निखार रही थी और मोतियों का हार एक परिष्कृत स्पर्श जोड़ रहा था, लेकिन बेदाग मेकअप और परफेक्ट हेयर स्टाइल के पीछे उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जिसे दुनिया की सारी दौलत भी नहीं छिपा सकती थी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं मैडम, श्रीमती शर्मा ने टिप्पणी की, उसे अंतिम विवरण में मदद करते हुए। धन्यवाद शर्मा जी, ये बस एक और प्रदर्शन है। जिंदगी एक प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए मेरी बच्ची, हाउसकीपर ने धीरे से कहा। आप वास्तव में खुश रहने की हकदार हैं। अनन्या उदासी से मुस्कुराई। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुश रहना भूल गई हूं। जब रोहन हॉल में प्रकट हुआ, अपने टक्सीडो में बेदाग, वे एक सफल जोड़े की आदर्श तस्वीर बना रहे थे। उसने एक प्रोटोकॉल का पालन करने वाले की स्वचालित शिष्टाचार के साथ अपनी बांह की पेशकश की और उसने इसे एक अनुभवी अभिनेत्री की कृपा से स्वीकार कर लिया। लेकिन अंदर से अनन्या एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह महसूस कर रही थी, सुंदर, मूल्यवान, लेकिन वास्तव में छुए जाने के लिए बहुत नाजुक। इवेंट तक का रास्ता खामोशी में तय हुआ। बस मर्सिडीज के इंजन की धीमी आवाज और रेडियो पर शास्त्रीय संगीत उनके बीच की जगह को भर रहा था। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। मुंबई की रोशनी शहर के केंद्र के करीब आते ही कई गुना बढ़ रही थी। हर एक जीवन एक कहानी, सपनों और निराशाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कितनी और महिलाएं उस पल उसी सुनहरी तन्हाई में जी रही होंगी जिसे वह इतनी अच्छी तरह से जानती थी। जब वे द ओबेरॉय पहुंचे जहां इवेंट होना था, अनन्या ने गहरी सांस ली, खुद को बनावटी मुस्कुराहटों और खाली बातों की एक और रात के लिए तैयार करते हुए। उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह वह रात होगी जो सब कुछ बदल देगी, कि वह अंततः न केवल उस महिला का नाम पता लगा लेगी जिसने उसके पति का दिल चुरा लिया था, बल्कि उस साहस को भी पालेगी जिसे उसने बहुत पहले खो दिया था। इवेंट 1 घंटे में शुरू होने वाला था और अनन्या राव यह पता लगाने वाली थी कि कुछ सच, चाहे वे कितने भी दर्दनाक क्यों न हों, स्वतंत्रता की ओर पहला कदम हो सकते हैं। द ओबेरॉय उच्च स्तरीय कॉरपोरेट आयोजनों की विशिष्ट ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। बेदाग टक्सीडो में सजे धजे अधिकारी उन वेटरों के बीच घूम रहे थे जो डोम पेरिग्नन शैंपेन और प्रसिद्ध शेफ द्वारा तैयार किए गए एपेटाइजर परोस रहे थे। मुख्य हॉल को एक शानदार सेटिंग में बदल दिया गया था जिसमें फूलों की सजावट थी जिसकी कीमत कई लोगों के वार्षिक वेतन से अधिक थी, और एक ऐसी सजावट थी जो परिष्कार और शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। अनन्या रोहन के साथ चल रही थी। उसकी बांह नाजुक रूप से उसकी बांह में लिपटी हुई थी, उस भूमिका को निभाते हुए जिसे वह अच्छी तरह से जानती थी। सफल व्यवसायी की आदर्श पत्नी। वह सही समय पर मुस्कुराती, उपयुक्त लोगों का अभिवादन करती और एक ऐसी मुद्रा बनाए रखती थी जिसे शादी के वर्षों में निखारा गया था, लेकिन अंदर से वह उस सुनहरी हकीकत से ज्यादा अलग थलग महसूस कर रही थी। रोहन, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। मुंबई के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन फर्मों में से एक के पार्टनर एडवार्डो संटाना ने कहा। और खूबसूरत अनन्या, हमेशा की तरह सुरुचिपूर्ण। एडवार्डो, यह हमारी खुशी है, रोहन ने अपनी कारोबारी मुस्कान के साथ जवाब दिया, उस आदमी का हाथ एक सोची समझी दृढ़ता से मिलाते हुए। यह इवेंट प्रभावशाली है, आयोजन के लिए बधाई। जबकि पुरुष व्यापार पर चर्चा कर रहे थे, अनन्या ने अपने मन को भटकने दिया। उसने मौजूद अन्य महिलाओं को देखा। कुछ स्पष्ट रूप से पत्नियां थीं, उसी भूमिका को निभा रही थीं, जबकि अन्य शक्तिशाली कार्यकारी थीं जिन्होंने अपने स्वयं के साम्राज्य बनाए थे। उसने चुपचाप उन लोगों से ईर्ष्या की जिनके पास सफल पतियों के हाथों में सुंदर सामान होने के अलावा कोई उद्देश्य था। माफ करना, मैं वॉशरूम जा रही हूं, उसने रोहन से फुसफुसाया।
जिसने लाखों के अनुबंधों और कॉरपोरेट विलय के बारे में अपनी बातचीत में खोए हुए विचलित रूप से सिर हिलाया। अनन्या होटल के गलियारों से गुजरी, तेज रोशनी और लगातार कोलाहल से दूर एक पल की सांस लेने की तलाश में। रास्ते में वह एक छोटे हॉल से गुजरी जहां कुछ लोग अधिक अंतरंग समूहों में बातचीत कर रहे थे। तभी उसने रोहन की अचूक हंसी सुनी। वह विनम्र और नियंत्रित हंसी नहीं जो वह सामाजिक कार्यक्रमों के लिए आरक्षित रखता था, बल्कि एक वास्तविक कहकहा जो आनंद और सहजता से भरा था। उत्सुक और धड़कते दिल के साथ अनन्या चुपके से आधे खुले दरवाजे के पास पहुंची। उसने जो देखा उसने उसे रोक दिया, जैसे कि किसी ने उसके पेट में मुक्का मारा हो। रोहन दीवार से टिका हुआ था, जितना उसने उसे सालों में देखा था उससे कहीं ज्यादा आराम से। उसके सामने एक तेजस्वी महिला उसी सहज तरीके से हंस रही थी। उसके हाथ उसकी टाई के साथ एक अंतरंग और अधिकारपूर्ण तरीके से खेल रहे थे। वह लंबी सांवली थी, जिसके लंबे लहराते बाल उसके नंगे कंधों पर गिर रहे थे। उसकी नेवी ब्लू ड्रेस सुरुचिपूर्ण लेकिन साहसी थी, जो उसके परफेक्ट कर्व्स को उजागर कर रही थी। वह लगभग 25 साल की थी और एक कामुक आत्मविश्वास बिखेर रही थी, जिसे अनन्या बहुत पहले खो चुकी थी। माया, तुम अविश्वसनीय हो, रोहन अभी भी हंसते हुए कह रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने जर्मनों के साथ बैठक के दौरान ऐसा किया। ओ प्लीज। जब मैंने वह चुटकुला सुनाया तो श्मिट का चेहरा देखने लायक था। माया ने उसकी टाई को प्यार भरे इशारों से ठीक करते हुए जवाब दिया। तुम्हें और आराम करने की जरूरत है माय लव। जिंदगी में सब कुछ स्प्रेडशीट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अनन्या ने महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। माया, यह नाम उसके दिमाग में एक दर्दनाक गूंज की तरह गूंज रहा था। आखिरकार उसके पास उस महिला के लिए एक नाम था जो उसके पति के ब्रह्मांड का केंद्र बन गई थी। आखिरकार वह उस प्रतिद्वंद्वी को एक आकार दे सकती थी जिसने न केवल रोहन का ध्यान चुराया था, बल्कि जाहिर तौर पर उसका दिल भी। और तुम्हारी पत्नी, क्या वह यहां है? माया ने रोहन के बालों में अधिकारपूर्वक अपनी उंगलियां फिराते हुए पूछा। हाँ है, लेकिन तुम जानती हो कि यह कैसा है। अनन्या अपनी भूमिका निभाती है, मैं अपनी निभाता हूं। यह सिर्फ दिखावा बनाए रखने की बात है। रोहन ने एक ऐसी ठंडक के साथ जवाब दिया जिसने अनन्या को एक ब्लेड की तरह काट दिया। वह एक अच्छी पत्नी है, सुंदर, विनम्र, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एकदम सही, लेकिन हमारे बीच बहुत समय से कुछ भी नहीं है। बेचारी, माया ने एक क्रूर विडंबना के साथ कहा। सिर्फ एक सुंदर सहायक वस्तु होना मुश्किल होगा। माया, तुम नहीं समझती। अनन्या के साथ सब कुछ अनुमानित है। वह एक महंगे फर्नीचर की तरह है, सुंदर, सुरुचिपूर्ण, लेकिन बिना अपनी जिंदगी के। तुम अलग हो। तुम मुझे चुनौती देती हो, मुझे प्रेरित करती हो, मुझे फिर से जीवित महसूस कराती हो। अनन्या दीवार से टिक गई। उसके पैर कांप रहे थे और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे यकीन था कि हर कोई इसे सुन सकता है। रोहन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। हर एक उस महिला को थोड़ा और नष्ट कर रहा था जिसे वह मानती थी। एक महंगा फर्नीचर, बिना अपनी जिंदगी के, अनुमानित। तुम उसे कब बताने वाले हो? माया ने रोहन की गर्दन को धीरे से चूमते हुए पूछा। जल्द ही। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं। तुम जानती हो कि मैं इसे सही तरीके से करना चाहता हूं। और अगर वह तलाक के लिए राजी नहीं हुई तो वह मान जाएगी। अनन्या के पास कोई विकल्प नहीं है। उसके पास मेरे अलावा कुछ नहीं है, ना कोई करियर, न अपना पैसा, न ही कोई सच्चा दोस्त। वह अलगाव को स्वीकार कर लेगी और एक अच्छी गुजारा भत्ता लेगी। यह उससे कहीं ज्यादा है जो कई महिलाओं के पास होता है। अनन्या को एक सिसकी को दबाने के लिए अपना हाथ मुंह पर रखना पड़ा तो वह उसे ऐसे देखता था, एक आश्रित, बिना किसी व्यक्तित्व के, एक महिला जो वित्तीय सुरक्षा के बदले में अपनी शादी के विनाश को निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर लेगी। तुम कभी कभी क्रूर होते हो, माया हंसी, लेकिन वास्तव में उसकी निंदा नहीं की। लेकिन यही वह चीज है जो मुझे तुम में पसंद है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम उसके पीछे जाते हो। और मुझे तुम चाहिए माया। मैं तुम्हारे साथ एक वास्तविक जीवन बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूं। सिर्फ सामाजिक प्रोटोकॉल पूरा नहीं करना चाहता। बच्चे,
यह शब्द अनन्या को एक सटीक निशाने की तरह लगा। सालों तक उसने रोहन से बच्चे पैदा करने की गुहार लगाई थी, लेकिन वह हमेशा कहता था कि यह सही समय नहीं है, कि उन्हें पहले आर्थिक रूप से और बेहतर तरीके से बसने की जरूरत है, कि वे एक जोड़े के रूप में जीवन का और अधिक आनंद लेना चाहते हैं। अब उसे पता चला कि वह उसके साथ बच्चे नहीं चाहता था, वह माया के साथ बच्चे चाहता था। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी समर्थन हमें हर दिन नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। कांपते पैरों के साथ अनन्या दरवाजे से दूर चली गई, होटल के गलियारों में एक भूत की तरह चलते हुए। महिलाओं के बाथरूम में उसने खुद को एक केबिन में बंद कर लिया और आखिरकार आंसुओं को बहने दिया। वह चुपचाप रोई, शोर न करने के लिए अपने होंठों को काटते हुए, जबकि उसकी जिंदगी का पूरा रेत का महल उसके चारों ओर ढह रहा था। जब वह आखिरकार खुद को संभाल पाई तो उसने शीशे में खुद को देखा। मेकअप थोड़ा बह गया था, आंखों पर गहरे निशान छोड़ गया था। स्वचालित गतियों के साथ उसने अपना मेकअप ठीक किया, अपने बालों को संवारा और कई बार गहरी सांस ली। वह टूटी हुई दिखते हुए इवेंट में वापस नहीं जा सकती थी। अभी भी उसे एक भूमिका निभानी थी। मुख्य हॉल में वापस उसने रोहन को निवेशकों के एक समूह के साथ उत्साह से बात करते हुए पाया। जब उसने उसे पास आते देखा तो वह मुस्कुराया, वही सौहार्दपूर्ण और खाली मुस्कान जिसे वह इतनी अच्छी तरह से जानती थी। यह रही मेरी पत्नी, उसने अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर डालते हुए कहा। सज्जनों, मुझे अनन्या राव से मिलाने की अनुमति दें। अनन्या मुस्कुराई और सालों के अभ्यास की स्वचालित कृपा से उन लोगों का अभिवादन किया। लेकिन अब हर इशारा एक झूठ लगता था, हर मुस्कान उठाने के लिए बहुत भारी मुखौटा। वह वास्तव में सिर्फ एक सुंदर सहायक वस्तु थी, जैसा कि रोहन ने कहा था, बिना किसी अपनी पहचान के एक महिला। तुम्हारी पत्नी वाकई एक सुंदरता है रोहन, एक निवेशक ने टिप्पणी की। तुम एक भाग्यशाली आदमी हो। धन्यवाद। मैं वास्तव में एक भाग्यशाली आदमी हूं, रोहन ने अनन्या की कमर को धीरे से दबाते हुए जवाब दिया। लेकिन अनन्या हर शब्द में झूठ महसूस कर सकती थी। अब वह जानती थी कि जब वह उसे छूता था तो वह माया के बारे में सोच रहा होता था। जब वह उस पर मुस्कुराता था तो यह सिर्फ शिष्टाचार था। जब वह दुर्लभ अवसरों पर कहता था कि वह उससे प्यार करता है तो वे शब्द अर्थहीन थे। रात एक धीमी गति के दुःस्वप्न की तरह खिंच गई। अनन्या एक यांत्रिक गुड़िया की तरह इवेंट में घूमती रही, मुस्कुराती रही, बात करती रही, आदर्श पत्नी की भूमिका निभाती रही, जबकि उसकी आंतरिक दुनिया बिखर रही थी। कई बार उसने हॉल में माया को देखा, हमेशा सुरुचिपूर्ण, हमेशा आत्मविश्वासी, हमेशा उन पुरुषों से घिरी रहती थी जो उसकी उपस्थिति से चुंबकित लगते थे। उनकी तुलना न करना असंभव था। माया वह सब कुछ थी जो अनन्या नहीं थी। स्वतंत्र, पेशेवर रूप से सफल, जीवन से भरपूर और अपने व्यक्तित्व वाली। वह डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करती थी। उसकी अपनी कंपनी थी, दुनिया भर में यात्रा करती थी। किसी भी पुरुष के अलावा उसका एक समृद्ध और दिलचस्प जीवन था। क्या तुम ठीक हो प्रिय? रोहन के एक साथी की पत्नी श्रीमती देसाई ने पूछा। तुम थोड़ी पीली लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं, धन्यवाद। बस थोड़ी थकी हुई हूं। मैं समझती हूं, ये इवेंट थका देने वाले हो सकते हैं, लेकिन यह वह कीमत है जो हम सफल पति होने के लिए चुकाते हैं, है ना? अनन्या ने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी, लेकिन शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। वह कीमत जो हम चुकाते हैं, क्या उसकी जिंदगी हमेशा सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए चुकाई गई कीमत के रूप में परिभाषित होगी? जब आखिरकार घर जाने का समय आया तो अनन्या पूरी तरह से थकी हुई महसूस कर रही थी। कार में रोहन ने इवेंट के दौरान हुए सौदों के बारे में टिप्पणी की। अपनी पत्नी के भावनात्मक उथल-पुथल से बेखबर उसने एक शब्द में जवाब दिया, खिड़की से बाहर शहर की रोशनी को देखते हुए जो रंगीन धब्बों की तरह गुजर रही थी। तुम आज रात परफेक्ट थीं। रोहन ने जब वे घर पहुंचे तो कहा, कई लोगों ने टिप्पणी की कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। धन्यवाद, अनन्या ने फुसफुसाया।
अपने ऊंची एड़ी के जूते उतारते हुए जो उसके पैरों को चोट पहुंचा रहे थे। मैं ऑफिस में थोड़ा काम करूंगा, मेरे लिए जागना मत। वह जानती थी कि वह काम करने नहीं जा रहा है। वह शायद माया को फोन करेगा, इवेंट के दौरान साझा किए गए पलों को याद करेगा, अगली मुलाकात की योजना बनाएगा। अनन्या कमरे में गई, लाल ड्रेस उतारी और उसे अलमारी में टांग दिया। शीशे में उसने एक ऐसी महिला का प्रतिबिंब देखा जिसने कुछ मौलिक खो दिया था, शायद अपनी आत्मा ही। किंग साइज बेड पर लेटे हुए, जिसे वह एक ऐसे आदमी के साथ साझा करती थी जो एक अजनबी बन गया था। अनन्या ने छत को देखा और सोचा कि वह अपनी ही जिंदगी में कब अदृश्य हो गई थी, कब उसने एक महिला होना छोड़ दिया था और सिर्फ एक पत्नी बन गई थी, कब उसने अपने सपनों का सौदा एक सोने के पिंजरे की सुरक्षा के लिए कर लिया था। बाहर वह ऑफिस में रोहन की धीमी आवाज फोन पर बात करते हुए सुन सकती थी। उसे यह जानने के लिए शब्द सुनने की जरूरत नहीं थी कि वह किससे बात कर रहा था। माया उसकी जिंदगी की नायिका बन गई थी, जबकि अनन्या को अपनी ही कहानी में एक सहायक भूमिका में धकेल दिया गया था। लेकिन शायद, उसने सोचा, जबकि आंसू रेशम के तकिए को भिगो रहे थे, अभी भी इस कहानी के अंत को फिर से लिखने का समय था। शायद अभी भी एक मजबूत और साहसी महिला थी जो सालों की अनुरूपता और चुप्पी के नीचे दबी हुई थी। एक महिला जिसे माया और यहां तक कि रोहन भी बहुत जल्द जानने वाले थे। इवेंट के बाद के दिन एक घने और घुटन भरे कोहरे की तरह खींचते गए। अनन्या जागती, अपनी दिनचर्या को स्वचालित रूप से पूरा करती। अकेला नाश्ता, बगीचे की देखभाल, चुपचाप दोपहर का भोजन, खाली दोपहर। लेकिन अंदर से उसे ऐसा लगता था जैसे वह अपनी ही जिंदगी को बाहर से देख रही हो, एक उबाऊ फिल्म की दर्शक की तरह, एक ऐसी महिला के बारे में जिसने जीना भूल दिया था। रोहन अपनी ओर से पहले से कहीं ज्यादा अनुपस्थित लग रहा था। वह देर से आता, जल्दी निकल जाता, और जब वे बंगले के गलियारों में एक दूसरे से टकराते तो वे मुश्किल से एक दूसरे का अभिवादन करते। वह हमेशा फोन पर रहता, हमेशा जरूरी बैठकों और तत्काल व्यापार में व्यस्त रहता। अनन्या जानती थी कि इन व्यस्तताओं में से कम एक का नाम माया था, लेकिन उसने ध्यान न देने का नाटक किया, उस कृपालु पत्नी का मुखौटा बनाए रखा जिसे उसने सालों में सिद्ध किया था। इन्हीं खाली सुबहों में से एक के दौरान अनन्या ने पहला फैसला किया जो सब कुछ बदल देगा। वह बंगले की लाइब्रेरी में थी, एक सुरुचिपूर्ण कमरा जिसे वह शायद ही कभी इस्तेमाल करती थी, जिसकी महोगनी की अलमारियां किताबों से भरी थीं जो पढ़ने के बजाय सजावट का काम ज्यादा करती थीं। तभी उसकी नजर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्लोमा पर पड़ी, जो एक भूली हुई ट्रॉफी की तरह दीवार पर फ्रेम करके लटका हुआ था। IIM अहमदाबाद से सम्मान के साथ स्नातक, वह अपनी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक थी। उसके सपने थे, महत्वाकांक्षाएं थीं, भविष्य के लिए योजनाएं थीं। लेकिन यह सब धीरे धीरे छोड़ दिया गया जब उसने रोहन से शादी की, जब उसने व्यवसाय में फलना फूलना शुरू किया और उसे समर्पित पत्नी की भूमिका में बसना आसान लगा। शर्मा जी, उसने पुकारा और हाउसकीपर तुरंत प्रकट हुई। जी मैडम, क्या आप मेरा लैपटॉप और जो कुछ भी ऑफिस में रखा है ला सकती हैं? जरूर, क्या मैं पूछ सकती हूं किस लिए? अनन्या एक पल के लिए झिंकी। मैं करियर नौकरी के अवसरों के बारे में कुछ रिसर्च करूंगी। श्रीमती शर्मा का चेहरा एक वास्तविक मुस्कान के साथ खिल उठा। यह बहुत बढ़िया है मैडम, मैंने हमेशा सोचा था कि आप में बहुत सारी अप्रयुक्त क्षमता है। जब लैपटॉप आया तो अनन्या ने घंटों नौकरी की, वेबसाइटों पर ब्राउजिंग, श्रम बाजार के बारे में अपने ज्ञान को अपडेट करने, प्रशासन और प्रबंधन पर लेखों को फिर से पढ़ने में बिताए। यह महसूस करना एक दर्दनाक प्रक्रिया थी कि वह कितनी पिछड़ गई थी, कितने अवसर उसने खो दिए थे, कितना जीवन पीछे रह गया था। लेकिन यह मुक्तिदायक भी था। सालों में पहली बार उसे लगा कि वह अपने लिए कुछ कर रही है, एक ऐसा निर्णय ले रही है जो रोहन पर निर्भर नहीं था, जो उससे प्रेरित नहीं था या उसे खुश करने के लिए निर्देशित नहीं था। अगले दिनों में अनन्या ने एक गुप्त सुबह की दिनचर्या स्थापित की। रोहन के जाने के बाद वह पढ़ती
ऑनलाइन पाठ्यक्रम करती, व्यापार की दुनिया में बदलावों के बारे में पढ़ती, अपने लिंक्डइन को अपडेट करती जो सालों से छोड़ दिया गया था। दोपहर में वह बगीचे की देखभाल करती, लेकिन अब वह उस गतिविधि में एक शौक से ज्यादा देखती थी। उसे एक संभावित पेशेवर अवसर दिखाई देता था। इन्हीं दोपहरों में से एक के दौरान, जब वह ग्रीन हाउस में ऑर्किड की देखभाल कर रही थी, कि विक्रम अपनी साप्ताहिक यात्रा के लिए आया। लेकिन इस बार अनन्या ने उसे अलग नजरों से देखा, न केवल उस दोस्ताना माली के रूप में जो उसके पौधों की देखभाल करता था, बल्कि एक व्यवसाय के रूप में, क्योंकि जब उसने आखिरकार उसके काम के बारे में पूछा तो उसे यही पता चला, वास्तव में मेरी अपनी लैंडस्केपिंग कंपनी है। उसने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए समझाया, मैं जुहू और आसपास के क्षेत्र में उच्च स्तरीय आवासों की सेवा करता हूं। आपकी संपत्ति मेरी पसंदीदा में से एक है। क्यों? क्योंकि आप वास्तव में पौधों को समझती हैं। मेरे ज्यादातर ग्राहक बस चाहते हैं कि बगीचा पड़ोसियों को प्रभावित करने के लिए सुंदर दिखे। आप वास्तव में जो करती हैं उससे प्यार करती हैं। अनन्या ने अपने अंदर कुछ जागते हुए महसूस किया। विक्रम, क्या मैं एक अजीब सवाल पूछ सकती हूं? जरूर। क्या आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति, एडमिनिस्ट्रेशन में पृष्ठभूमि वाली एक महिला, लैंडस्केपिंग में काम कर सकती है? मेरा मतलब है पेशेवर रूप से। विक्रम ने अपने हाथ में गुलाब की झाड़ी की छंटाई करना बंद कर दिया और उसे नए सिरे से दिलचस्पी से देखा। अनन्या, आप में प्राकृतिक प्रतिभा है, तकनीकी ज्ञान है, जो इस क्षेत्र के कई पेशेवरों के पास नहीं है। और वह झिझका, और क्या? और आप में कुछ ऐसा है जो कॉलेज में नहीं सीखा जाता। आप में प्रकृति के लिए प्यार है। यह दुर्लभ और मूल्यवान है। उस रात, हफ्तों में पहली बार, अनन्या ने अकेले रात का खाना खाया, बिना परित्यक्त महसूस किए। वह ऊर्जावान, संभावनाओं से भरी हुई महसूस कर रही थी। जब रोहन रात 11 बजे आया तो उसने वनस्पति विज्ञान पर जो किताब पढ़ रही थी उससे मुश्किल से अपनी आंखें उठाईं। फिर से देर से काम कर रहे हो? उसने वास्तव में जवाब की उम्मीद के बिना पूछा। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ बैठक। तुम जानती हो कि यह कैसा है? मैं जानती हूं, उसने बस कहा और पढ़ने में वापस लग गई। रोहन उसकी रुचि की कमी से आश्चर्यचकित लग रहा था, लेकिन उसने कुछ भी टिप्पणी नहीं की। अनन्या ने महसूस किया कि वह उसके काम के बारे में उसके सहानुभूतिपूर्ण सवालों का आदी था, उसके खाने और आराम के बारे में उसकी निरंतर चिंता का। लेकिन अब उसे बस कोई परवाह नहीं थी। अनन्या में बदलाव धीरे धीरे लेकिन लगातार था। उसने रोहन के निकलने से पहले पढ़ने के लिए ज्यादा समय पाने के लिए जल्दी उठना शुरू कर दिया। उसने दिन के दौरान ज्यादा व्यावहारिक कपड़े पहनना शुरू कर दिया। जीन्स, टी शर्ट, स्नीकर्स, उन नाजुक ड्रेसेस और हील्स के बजाय जो वह हमेशा प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए पहनती थी, अगर वह अप्रत्याशित रूप से घर आ जाए। श्रीमती शर्मा ने परिवर्तन पर ध्यान दिया और उसका समर्थन किया। चुपचाप उन्होंने ऑफिस में फल और ऊर्जावान जूस छोड़ना शुरू कर दिया जहां अनन्या पढ़ती थी, और यहां तक कि कुछ संपर्क भी सुझाए जो उसके नए पेशेवर उद्यम के लिए उपयोगी हो सकते थे। मेरी भतीजी एक इवेंट कंपनी में काम करती है, उन्होंने एक दिन टिप्पणी की। उन्हें हमेशा फूलों की सजावट और प्राकृतिक सजावट के आपूर्तिकर्ताओं की जरूरत होती है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मुलाकात करवा सकती हूं। शर्मा जी, यह बहुत बढ़िया होगा। श्रीमती शर्मा की भतीजी के माध्यम से अनन्या की मुलाकात प्रिया से हुई, जो एक 35 वर्षीय इवेंट ऑर्गेनाइजर थी जिसने मुंबई के उच्च समाज की सेवा करते हुए एक ठोस व्यवसाय बनाया था। प्रिया वह सब कुछ थी जिसकी अनन्या प्रशंसा करती थी। स्वतंत्र, सफल, आत्मविश्वासी, लेकिन फिर भी स्त्री और सुरुचिपूर्ण। मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। प्रिया ने जब वे बांद्रा के एक कैफे में मिली तो कहा, शर्मा जी ने मुझे बताया कि आपके पास पौधों के साथ एक विशेष प्रतिभा है। मैं बस इस पर पेशेवर रूप से सोचना शुरू कर रही हूं। अनन्या ने स्वीकार किया। यह हमेशा एक शौक ज्यादा रहा है। सर्वश्रेष्ठ पेशेवर ऐसे ही शुरू होते हैं, जुनून के साथ। क्या मैं आपका काम देख सकती हूं? अनन्या ने अपने बगीचों, घर के लिए की गई सजावट और कुछ और प्रयोगात्मक कृतियों की तस्वीरों के साथ एक फोल्डर तैयार किया था।
प्रिया ने बढ़ती दिलचस्पी के साथ पन्ने पलटे। अनन्या, यह असाधारण है। आपके पास रंगों, बनावट, संरचना के लिए एक अविश्वसनीय नजर है। और ये ऑर्किड? उसने ग्रीन हाउस की एक तस्वीर की ओर इशारा किया। वे कला के काम हैं। धन्यवाद, यह आपसे सुनना बहुत मायने रखता है। सुनो, मेरे पास एक प्रस्ताव है। 2 हफ्तों में मेरे पास एक बड़ा इवेंट है, एक बहुत ही मांग वाली ग्राहक का 50वां जन्मदिन। थीम सीक्रेट गार्डन है। मेरे साथ फूलों की सजावट करने के बारे में क्या ख्याल है? एक परीक्षण के रूप में? अनन्या ने अपना दिल तेजी से धड़कते हुए महसूस किया। क्या आप गंभीर हैं? पूरी तरह से। जाहिर है ये एक भुगतान वाली साझेदारी होगी, और अगर यह काम करता है तो हम कुछ और स्थायी के बारे में सोच सकते हैं। कार में वापस चलते हुए अनन्या को लगा जैसे वह हवा में तैर रही हो। सालों में पहली बार उसके पास अपना एक प्रोजेक्ट था, कुछ ऐसा जो उसकी पहल से पैदा हुआ था और उसके अपने हाथों और ज्ञान से बनाया जाएगा। जब वह घर पहुंची तो उसने रोहन को ऑफिस में पाया, हमेशा की तरह। लेकिन इस बार उसकी निरंतर व्यस्तता से अस्वीकृत महसूस करने के बजाय उसे अपने सपनों को बिना किसी हस्तक्षेप के पूरा करने की स्वतंत्रता के लिए आभारी महसूस हुआ। तुम्हारा दिन कैसा था? उसने कंप्यूटर स्क्रीन से आंखें उठाए बिना विचलित रूप से पूछा। उत्पादक, उसने जवाब दिया, और बहुत समय में पहली बार वह झूठ नहीं बोल रही थी। रोहन ने अपना सिर उठाया, शायद उसकी आवाज में अलग लहजे से हैरान। लेकिन अनन्या पहले ही कमरे से बाहर निकल चुकी थी। उसके पास करने के लिए काम था, विकसित करने के लिए योजनाएं थीं, बनाने के लिए एक भविष्य था। उस रात एक ऐसे पति का इंतजार करते हुए बिस्तर पर लेटने के बजाय जो शायद घर भी न लौटे, अनन्या प्रिया के इवेंट के लिए सजावट की योजना बनाते हुए देर तक जागी रही। उसने स्केच बनाए, आपूर्तिकर्ताओं पर शोध किया, लागतों की गणना की। वह एक ऐसे तरीके से जीवित महसूस कर रही थी जिसे वह संभव होना भूल गई थी। अगले 2 हफ्ते उड़ गए। अनन्या ने एक ऐसी ऊर्जा के साथ काम किया जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। अपना समय अनुसंधान, योजना और व्यावहारिक तैयारी के बीच विभाजित करते हुए विक्रम ने तकनीकी भाग में उसकी मदद करने की पेशकश की, और साथ में उन्होंने ऐसी सजावट विकसित की जो कला के सच्चे काम थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने यह पेशेवर रूप से कभी नहीं किया? उसने पूछा, एक विस्तृत व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए जिसे अनन्या ने ऑर्किड, सक्यूलेंट्स और मॉस के साथ बनाया था। कभी नहीं, लेकिन तुम जानते हो कैसा है। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हम क्या करने में सक्षम हैं जब तक कि हमें चुनौती न दी जाए। अनन्या, विक्रम ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या मैं एक बात कह सकता हूं? जरूर। तुम बदल गई हो। पिछले कुछ हफ्तों में तुम जैसी लग रही हो। अगर इसका कोई मतलब है, इसका मतलब था। अनन्या को ठीक ठीक पता था कि उसका क्या मतलब है। सालों में पहली बार उसे लगा कि वह प्रामाणिक हो रही है, अपने लिए जी रही है, बजाय इसके कि वह किसी और के विस्तार के रूप में मौजूद हो। इवेंट का दिन आ गया और अनन्या घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ जागी, जो उसने कॉलेज के दिनों से बड़ी प्रस्तुतियों से पहले अनुभव नहीं किया था। रोहन अपनी एक और जरूरी बैठक के लिए जल्दी निकल गया था, यह देखते हुए कि वह भी सामान्य से जल्दी निकलने की तैयारी कर रही थी। शुभकामनाएं मैडम, श्रीमती शर्मा ने उसे मातृ स्नेह से गले लगाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि यह एक सफलता होगी। इवेंट मालाबार हिल के एक बंगले में हो रहा था, और जब अनन्या अपनी अस्थायी टीम विक्रम और 2 सहायकों के साथ पहुंची तो प्रिया पहले से ही अन्य आपूर्तिकर्ताओं का समन्वय कर रही थी। अनन्या, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हारा जादू देखने के लिए उत्सुक हूं। अगले कुछ घंटे तीव्र थे। अनन्या ने ऐसा काम किया जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके हाथ व्यवस्थाओं को आकार दे रहे थे, उसकी आंखें हर विवरण का मूल्यांकन कर रही थीं, उसका दिमाग वास्तविक समय में लॉजिस्टिक समस्याओं को हल कर रहा था। वह पसीने से तर थी, मिट्टी से सनी हुई थी, उसके बाल किसी भी तरह से बंधे हुए थे और वह बिल्कुल दीप्तिमान महसूस कर रही थी। हे भगवान! प्रिया ने जब सजावट पूरी हो गई तो फुसफुसाया, अनन्या, यह जादुई है। तुमने इस जगह को एक सच्चे गुप्त बगीचे में बदल दिया है। हॉल बदल गया था। ऑर्किड के झरने छत से लटक रहे थे।
विस्तृत व्यवस्थाएं हर मेज को सजा रही थीं और छोटे लटकते बगीचों ने अंतरंग और रोमांटिक माहौल बनाया। नरम रोशनी ने हर बनावट, हर रंग, हर प्राकृतिक तत्व को उजागर किया जिसे अनन्या ने सावधानी पूर्वक चुना और रखा था। यह उससे बेहतर है जितना मैंने सोचा था, जन्मदिन की लड़की ने आंखों में आंसू के साथ कहा। यह परफेक्ट है। पार्टी के दौरान अनन्या से कई लोगों ने उसके काम में दिलचस्पी दिखाते हुए संपर्क किया। कार्डों का आदान प्रदान हुआ, संपर्क स्थापित हुए, भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा हुई। वह खुद को सिंड्रेला की तरह महसूस कर रही थी, लेकिन इस बार उसे किसी राजकुमार की जरूरत नहीं थी। वह अपनी ही परी गॉड मदर थी। अनन्या, प्रिया ने जब इवेंट समाप्त हो रहा था तो उसे बुलाया। हमें आधिकारिक तौर पर बात करने की जरूरत है। मैं एक साझेदारी का प्रस्ताव देना चाहती हूँ। एक साझेदारी? तुम्हारे पास एक असाधारण प्रतिभा है और मेरे पास ऐसे ग्राहक हैं जिन्हें ठीक उसी चीज की जरूरत है जो तुम प्रदान करती हो। साथ में हम लग्जरी इवेंट्स के बाजार में कुछ वास्तव में विशेष बना सकते हैं। अनन्या ने अपना दिल तेजी से धड़कते हुए महसूस किया। एक साझेदारी, अपना खुद का व्यवसाय, वित्तीय स्वतंत्रता, पेशेवर पूर्ति, वह सब कुछ जो उसने खो दिया था जब उसने फैसला किया कि सिर्फ एक पत्नी होना ही काफी है। मुझे सोचने की जरूरत है। बेशक, लेकिन ज्यादा समय मत सोचना। इस तरह के अवसर हर दिन नहीं आते। घर वापस जाते समय अनन्या चुपचाप गाड़ी चला रही थी। जो कुछ भी हुआ था उसे संसाधित कर रही थी। वह रूपांतरित महसूस कर रही थी, जैसे कि उसने खुद का एक संस्करण खोज लिया हो जो सालों से निष्क्रिय था। जो महिला उस रात घर पहुंची थी वह सुबह निकलने वाली महिला नहीं थी। उसने रोहन को बगीचे में पाया, एक असामान्य घटना। वह हमेशा की तरह फोन पर था, लेकिन इस बार वह उन गुलाब की क्यारियों के बीच इधर उधर चल रहा था जिन्हें उसने लगाया था। नहीं माया, तुम नहीं समझती, ये इतना आसान नहीं है, वह कह रहा था, चिढ़ा हुआ लग रहा था। मुझे चीजों को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए और समय चाहिए। अनन्या बीच रास्ते में रुक गई। उसके बारे में एक और बातचीत, शायद उसके जीवन के बारे में उसकी भागीदारी के बिना और योजनाएं बनाई जा रही थीं। लेकिन इस बार दर्द के बजाय उसने केवल एक जिज्ञासु अलगाव महसूस किया, जैसे कि वह किसी और के जीवन को देख रही हो। रोहन ने उसे देखा और जल्दी से कॉल समाप्त कर दी। अनन्या, तुम आज देर से आई, तुम कहाँ थीं? काम कर रही थी, उसने बस कहा। काम? किस पर? वह वास्तव में भ्रमित लग रहा था। खुद पर। वह बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए उसके पास से गुजर गई और घर में घुस गई। रोहन बगीचे में खड़ा रहा, स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी के रहस्यमय जवाब से घबराया हुआ। उस रात अनन्या ने नहाया, एक आरामदायक नाइटी पहनी और अपने लैपटॉप के साथ बिस्तर पर बैठ गई। उसके काम में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के ईमेल थे, नई परियोजनाओं के प्रस्ताव थे, रात के इवेंट के लिए तारीफें थीं। सालों में पहली बार वह थी जिसे पेशेवर रूप से खोजा जा रहा था, महत्व दिया जा रहा था, चाहा जा रहा था। जब रोहन कमरे में आया तो वह अभी भी लैपटॉप पर थी, संदेशों का जवाब दे रही थी और नोट्स बना रही थी। तुम क्या कर रही हो? उसने पूछा। उसे किसी चीज में इतना डूबा हुआ देखकर अजीब लग रहा था। अपना एजेंडा व्यवस्थित कर रही। उसने उसकी ओर देखे बिना जवाब दिया। कौन सा एजेंडा? मेरा काम का एजेंडा रोहन, अब से मेरे पास एक होगा। वह कमरे के बीच में खड़ा रहा, जैसे कि उसे नहीं पता था कि इस जानकारी पर कैसे प्रतिक्रिया दें। एक पल के लिए अनन्या ने सोचा कि वह सवाल करेगा, बहस करेगा, शायद मना भी करेगा, लेकिन उसने बस अपना सिर हिलाया और नहाने चला गया। जब वह पानी के बहने की आवाज सुन रही थी, अनन्या खुद पर मुस्कुराई। वह महिला जिसे माया ने बेचारी कहा था, जिसे रोहन एक महंगा फर्नीचर मानता था, उन दोनों को यह दिखाने वाली थी कि उसे बहुत कम आंका गया था। काया पलट चुपचाप शुरू हो गया था, लेकिन दुनिया नई अनन्या राव को जानने वाली थी और कुछ उसे बता रहा था कि न तो रोहन और न ही माया जो आने वाला था उसके लिए तैयार थे। अगले महीने खोज और परिवर्तनों के एक बवंडर की तरह गुजरा। अनन्या ने प्रिया के साथ साझेदारी को आधिकारिक बना दिया था और साथ में उन्होंने प्रकृति कला बनाई जो लग्जरी इवेंट्स के लिए
फूलों की सजावट और लैंडस्केपिंग में विशेषज्ञता वाली कंपनी थी। पहला ऑफिस छोटा था, लेकिन रणनीतिक रूप से जुहू में स्थित था, और अनन्या को हर बार जब वह दरवाजे पर अपनी नाम की प्लेट देखती तो बहुत गर्व महसूस होता। बंगले की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई थी। अनन्या सुबह 6 बजे उठती, जल्दी से चाय पीती और रोहन के जागने से पहले ही काम पर निकल जाती। वह देर शाम को लौटती, मिट्टी से सनी, शारीरिक रूप से थकी हुई, लेकिन एक आंतरिक ऊर्जा के साथ जो उसने सालों से अनुभव नहीं की थी। ऐसा था जैसे उसने अपनी पहचान फिर से खोज ली हो। मैडम, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप नहीं चाहती कि मैं आपकी मदद के लिए एक सचिव रखूं? श्रीमती शर्मा ने एक दिन पूछा, अनन्या को बगीचे में पौधे व्यवस्थित करते हुए देखकर, जो अब उसकी सृजन प्रयोगशाला के रूप में भी काम करता था। अभी नहीं शर्मा जी, मुझे पहले व्यवसाय को पूरी तरह से समझने की जरूरत है, लेकिन आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। क्या मैं कह सकती हूं कि मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा? अनन्या ने जो कर रही थी वह रोक दिया और मुस्कुराई। जानती हो, तुम सही हो। मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार कब वास्तव में खुश थी। रोहन दूसरी और अपनी पत्नी में हुए बदलावों से ज्यादा हैरान लग रहा था। उनके शेड्यूल अब मेल नहीं खाते थे। वह सामाजिक कार्यक्रमों में उसका साथ देने के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रहती थी, और जब वह घर पर होती तो वह अक्सर काम में व्यस्त रहती, ईमेल का जवाब देती, पौधों की कैटलॉग का अध्ययन करती, ग्राहकों के लिए प्रस्ताव विकसित करती। अनन्या, हमें बात करने की जरूरत है, उसने एक गुरुवार की रात कहा, जो पहले लिविंग रूम था और अब उसका अस्थायी ऑफिस बन गया था। जरूर, बस मुझे यह प्रस्ताव खत्म करने दो, उसने ध्यान केंद्रित करते हुए टाइप करते हुए जवाब दिया। मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूं, काम के प्रति यह जुनून, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अति कर रही हो? अनन्या ने पहली बार कंप्यूटर से आंखें उठाईं। जुनून? रोहन, मैं सिर्फ 1 महीने से काम कर रही हूं, लेकिन तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। हमारी वित्तीय स्थिति पर्याप्त से अधिक है। यह पैसे के बारे में नहीं है। तो यह किसके बारे में है? उसने उसे एक पल के लिए अध्ययन किया। रोहन वास्तव में भ्रमित लग रहा था, जैसे कि वह यह समझने में असमर्थ हो कि कोई वित्तीय आवश्यकता के अलावा किसी चीज के लिए काम क्यों करेगा। यह उद्देश्य के बारे में है रोहन, अपना कुछ बनाने के बारे में, तुम्हारी पत्नी होने के अलावा एक पहचान होने के बारे में। लेकिन तुम्हारी हमेशा अपनी पहचान थी। कब थी? पिछले कुछ सालों में। मैं जो कुछ भी हूं वह तुम्हारे संबंध में परिभाषित है। रोहन की पत्नी, सफल व्यवसायी के साथ जाने वाली महिला, तुम्हारे व्यावसायिक कार्यक्रमों में सुंदर सजावट। रोहन तुलना से असहज लग रहा था। अनन्या, तुम नाटकीय हो रही हो। मैंने हमेशा तुम्हें महत्व दिया है। तुम मुझे कैसे महत्व देते हो रोहन? सवाल उसके इरादे से ज्यादा सीधा निकला, लेकिन उसने पीछे न हटने का फैसला किया। आखिरी बार कब तुमने मेरे सपनों, मेरे डर, मैं जीवन से क्या चाहती हूं के बारे में पूछा था? उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। अनन्या ने महसूस किया कि वह इन सवालों के जवाब बस नहीं जानता था। यही मैंने सोचा था, उसने धीरे से कहा। रोहन, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूं। मैं भी रास्ते में खो गई थी, लेकिन अब मैं खुद को फिर से पा रही हूं, और मैं इस तुम्हारी नई जिंदगी में कहां हूं। सवाल एक ऐसी विडंबना से भरा था जिसे अनन्या को संदेह था कि वह समझेगा। वह कहां था? उसने यह चुनाव बहुत पहले कर लिया था, जब उसने फैसला किया कि माया उनकी शादी से ज्यादा जरूरी है। तुम वहीं हो जहां तुम हमेशा थे रोहन, अपने व्यवसाय की देखभाल करते हुए, अपना जीवन जीते हुए, अपने तरीके से खुश रहते हुए। उनके बीच एक तनावपूर्ण चुप्पी थी। अनन्या कंप्यूटर पर वापस चली गई और रोहन कुछ और सेकंड के लिए खड़ा रहा, फिर बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर चला गया। उसी हफ्ते अनन्या का पहला बड़ा पेशेवर परीक्षण था। प्रिया ने गोवा के ताज एक्सोटिका में एक उच्च स्तरीय शादी के लिए एक अनुबंध हासिल किया था। यह एक 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें समुद्र तट पर समारोह, होटल के मुख्य हॉल में पार्टी और बगीचे में एक विदाई ब्रंच शामिल था। बजट उदार था, लेकिन मांगें बहुत ज्यादा थीं। अनन्या, यह हमारा पल है, प्रिया ने ब्रीफिंग के दौरान कहा।
अगर हम इस परिवार को प्रभावित करने में कामयाब रहे तो लग्जरी बाजार में हमारी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी। अनन्या एक ऐसे समर्पण के साथ प्रोजेक्ट में डूब गई जिसने उसे खुद भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसने उष्णकटिबंधीय पौधों पर शोध किया, होटल की वास्तुकला का अध्ययन किया, एक ऐसी अवधारणा विकसित की जो शास्त्रीय लालित्य को आधुनिक और जैविक स्पर्शों के साथ मिलाती थी। हर विवरण सोचा गया था, हर तत्व का एक सौंदर्य और प्रतीकात्मक उद्देश्य था। शादी का हफ्ता आ गया और अनन्या 6 लोगों की एक टीम के साथ गोवा गई। यह इस परिमाण की एक परियोजना का नेतृत्व करने का उसका पहला अनुभव था और उसे घबराहट और उत्साह का मिश्रण महसूस हुआ जो उसे रोहन के साथ डेटिंग के शुरुआती दिनों की याद दिलाता था, जब सब कुछ अभी भी नया और संभव था। काम तीव्र था। 3 दिन की स्थापना, समायोजन, अंतिम मिनट की समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान। अनन्या कुछ ही घंटे सोई, खराब खाया और तब तक काम किया जब तक कि उसकी मांसपेशियां दर्द न करने लगीं। लेकिन उसने कभी इतना पूर्ण महसूस नहीं किया था। अनन्या, यह अविश्वसनीय है, दुल्हन ने समारोह के दिन कहा, समुद्र तट की सजावट को देखते हुए। यह ठीक वैसा ही है जैसा मैंने सपना देखा था, लेकिन बेहतर। समारोह सूर्यास्त के समय हुआ, जिसमें उष्णकटिबंधीय फूलों का एक मेहराब सुनहरे समुद्र की पृष्ठभूमि के खिलाफ जोड़े को फ्रेम कर रहा था। मेजों पर व्यवस्थाओं में सफेद ऑर्किड, लाल एंथ्यूरियम और उष्णकटिबंधीय पत्ते इस तरह से मिश्रित थे कि यह एक ही समय में विपुल और परिष्कृत था। मुख्य हॉल में पार्टी एक लटकते बगीचे की तरह लग रही थी, जिसमें छत से फूलों के झरने लटक रहे थे और केंद्र बिंदु असली प्राकृतिक मूर्तियां थीं। आप लोगों ने सभी उम्मीदों को पार कर लिया, दुल्हन के पिता ने प्रिया और अनन्या से कहा। यह शादी हमेशा याद रखी जाएगी। अंतिम दिन ब्रंच के दौरान अनन्या को उनकी सेवाओं में रुचि रखने वाले मेहमानों से 20 से अधिक कार्ड मिले। पेशेवर फोटोग्राफरों ने अपने पोर्टफोलियो में छवियों का उपयोग करने की अनुमति मांगी। एक लग्जरी वेडिंग पत्रिका उनके काम पर एक लेख करना चाहती थी। अनन्या, प्रिया ने कहा जब वे इवेंट का अंतिम जायजा ले रही थीं, क्या तुम्हें एहसास है कि हमने अभी अभी बाजार में खुद को आधिकारिक तौर पर स्थापित कर लिया है? यह शादी पूरे साल के लिए काम लाएगी। मुंबई वापस उड़ान में अनन्या खिड़की से बादलों को देख रही थी और बीते हफ्ते पर विचार कर रही थी। वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह महसूस कर रही थी उस महिला से जिसने केवल 2 महीने पहले रोहन के धोखे का पता लगाया था। वह खोज, जो उस समय सब कुछ का अंत लग रही थी, वास्तव में उसके वास्तविक जीवन की शुरुआत थी। जब वह घर पहुंची तो शुक्रवार की रात थी। बंगला रोशन था और वह पूल क्षेत्र से आवाजें सुन सकती थी। वह चुपके से पास गई और देखा कि रोहन कुछ भागीदारों के लिए एक छोटी सी पार्टी दे रहा था और वहां माया थी, एक सुनहरी ड्रेस में तेजस्वी, अपनी कहानियों से पुरुषों को हंसा रही थी, मेजबान की भूमिका में पूरी तरह से सहज। लेकिन इस बार दर्द के बजाय अनन्या ने केवल एक दूर की जिज्ञासा महसूस की। यह उन लोगों के बारे में एक फिल्म देखने जैसा था जिन्हें वह एक बार जानती थी, लेकिन जो अब उसके वास्तविक जीवन का हिस्सा नहीं थे। अनन्या, रोहन ने उसे देखा और क्षण भर के लिए असहज लग रहा था। तुम आ गईं। गोवा कैसा था? यह परफेक्ट था, उसने जवाब दिया, उसे विनम्रता से गाल पर गले लगाते हुए। हाय माया, उसने दूसरी महिला को एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ अभिवादन किया। माया को इतनी स्वाभाविक रूप से पहचाने और अभिवादन किए जाने पर आश्चर्य हुआ। हाय अनन्या, है ना? मैंने सुना है कि तुम सजावट, लैंडस्केपिंग और इवेंट्स के साथ काम कर रही हो और तुम अभी भी डिजिटल मार्केटिंग में हो। बातचीत एक बर्फीली शिष्टाचार के साथ बहती रही। अनन्या ने अन्य मेहमानों का अभिवादन किया, व्यापार के बारे में कुछ शब्द बदले और फिर माफी मांगी। मुझे नहाना और आराम करना है। यह एक तीव्र सप्ताह था। आप लोग मजे करें। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, उसने माया को एक पत्नी से टिप्पणी करते हुए सुना। वाह, वह बहुत अलग है, नहीं पता, ज्यादा आत्मविश्वासी। हाँ, दूसरी महिला ने जवाब दिया, और ज्यादा सुंदर भी। उसमें कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था। अनन्या खुद पर मुस्कुराई। हाँ, उसमें कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था।
उसके पास खुद वापस आ गई थी। नहाते समय जब गर्म पानी ने उसकी थकी हुई मांसपेशियों को आराम दिया, अनन्या ने उस बातचीत के बारे में सोचा जो उसे जल्द ही रोहन के साथ करनी होगी। वह जानती थी कि वह तलाक मांगने की योजना बना रहा है। उसने टेलीफोन पर बातचीत के टुकड़े सुने थे, उसके व्यवहार में बदलाव देखे थे, एक कठिन बातचीत के लिए तैयारी कर रहे एक आदमी के संकेत महसूस किए थे। लेकिन वह निष्क्रिय महिला नहीं होगी जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। वह परित्यक्त, आश्रित और हताश पत्नी नहीं होगी जिसकी वह और माया कल्पना कर रहे थे। वह महिला होगी जिसने 2 महीने में अपना खुद का व्यवसाय बनाया था, जिसने मांग करने वाले ग्राहकों को प्रभावित किया था, जिसने अपनी ताकत और अपना मूल्य फिर से खोज लिया था। फीनिक्स राख से फिर से जन्म ले चुका था और उड़ने के लिए तैयार था। जब वह बाथरूम से बाहर निकली, एक आलीशान बाथरोब पहने और बाल अभी भी नम थे, उसने रोहन को बिस्तर पर बैठे पाया, एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जिसे वह अच्छी तरह से जानती थी। अनन्या, हमें बात करने की जरूरत है, गंभीरता से। इस बार मुझे पता है, उसने शांत भाव से कहा, उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए। मुझे भी लगता है कि समय आ गया है। रोहन उसकी शांति से हैरान लग रहा था। स्पष्ट रूप से वह प्रतिरोध, नाटक, आंसू की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके सामने वाली महिला शांत थी, लगभग प्रतीक्षारत। यह हमारे बारे में है, हमारी शादी के बारे में। मैंने सोचा था, जारी रखो अनन्या, मुझे लगता है कि हमने रास्ते में कुछ खो दिया है। हम अब वही नहीं हैं और शायद ये मानना बेहतर है। उसने विचारपूर्वक सिर हिलाया। तुम सही हो, हम अब वही नहीं हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं हूं। तो तुम मानती हो कि शायद अलग अलग रास्ते अपनाना बेहतर है? अनन्या ने उसे एक लंबे पल के लिए अध्ययन किया। रोहन स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार था जो नहीं आएगी। उसने नीचे माया के बारे में सोचा, शायद इस बातचीत के परिणाम के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। उसने पिछले कुछ महीनों के व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचा, उस करियर के बारे में जो वह बना रही थी, उस मजबूत महिला के बारे में जिसे उसने फिर से खोजा था। रोहन, उसने आखिरकार कहा, मुझे लगता है कि तुम सही हो, लेकिन शायद उन कारणों से नहीं जिनकी तुम कल्पना कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? समस्या यह नहीं थी कि हम रास्ते में खो गए। समस्या यह है कि मैं खो गई थी और तुमने मुझे कभी खोजने की कोशिश नहीं की। वास्तव में मुझे लगता है कि तुमने इसे ऐसे ही पसंद किया। रोहन ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसने जारी रखा, और जानते हो क्या, मैं इसके लिए आभारी हूं, क्योंकि अगर तुमने मुझे महत्व देना जारी रखा होता तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैं खुद को महत्व दे सकती हूं। जो चुप्पी छाई वह उन अर्थों से भरी थी जिन्हें दोनों में से किसी ने भी जाहिर नहीं किया। आखिरकार रोहन ने पूछा, तो तुम तलाक स्वीकार करती हो? हाँ, करती हूं, लेकिन उन शर्तों पर नहीं जिनकी तुमने शायद कल्पना की होगी। कौन सी शर्तें? अनन्या मुस्कुराई, एक मुस्कान जो एक ही समय में उदास और आशावान थी। विदाई और एक नई शुरुआत की मुस्कान। ओह रोहन, तुम्हें पता चलेगा कि जिस महिला को तुम छोड़ रहे हो वह अब वही नहीं है जिसे तुम सोचते थे कि तुम नियंत्रित कर सकते हो। कल मैं अपने वकील को फोन करूंगी और फिर हम अपने अलगाव की असली शर्तों के बारे में बात करेंगे। वह उठी, उसके सिर के ऊपर एक कोमलता के साथ चूमा जो आंशिक रूप से क्षमा, आंशिक रूप से विदाई थी, और दरवाजे की ओर चली गई। तुम कहां जा रही हो? उसने घबराकर पूछा। गेस्ट रूम में सोने। मुझे लगता है कि हमें अलग रहने के विचार के आदी होना शुरू कर देना चाहिए। जब वह गेस्ट रूम में बस गई, जिसे उसने जल्दी से अपने नए व्यक्तिगत आश्रय में बदल दिया, अनन्या ने एक हल्कापन महसूस किया जो उसने सालों से अनुभव नहीं किया था। वह बातचीत जिससे वह इतने लंबे समय से डर रही थी, आखिरकार हो गई थी, और यह दोनों के लिए मुक्तिदायक थी। नीचे वह पार्टी को जारी सुनते हुए सुन सकती थी। माया शायद उत्सुकता से खबरों का इंतजार कर रही थी। जल्द ही उसे पता चलेगा कि उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी। रोहन उससे शादी करने के लिए स्वतंत्र। लेकिन शायद उसे यह भी पता चलेगा कि दूसरों की कीमत पर हासिल की गई जीत का स्वाद कभी-कभी कल्पना से ज्यादा कड़वा होता है। अनन्या उस रात
अपने होठों पर एक मुस्कान के साथ सो गई। उस अतीत के बारे में सपने नहीं देख रही थी जिसे वह पीछे छोड़ रही थी, बल्कि उस उज्जवल भविष्य के बारे में जो वह अपने हाथों से बना रही थी। उस बातचीत के 3 हफ्ते बीत चुके थे जिसने सब कुछ बदल दिया था। अनन्या आधिकारिक तौर पर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन व्यवहार में वह अपना ज्यादातर समय काम करने या वर्ली में किराए पर लिए गए अपार्टमेंट में बिताती थी, जो कंपनी के विस्तारित ऑफिस के रूप में काम करता था। जुहू का बंगला सिर्फ एक अस्थायी पता बन गया था, एक गुजरने की जगह, जबकि अलगाव के कानूनी विवरण हल किए जा रहे थे। अनन्या द्वारा नियुक्त वकील श्री अडवाणी महत्वपूर्ण संपत्तियों से जुड़े तलाक के मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। अपनी पहली परामर्श के दौरान वह उसकी तैयारी के स्तर से प्रभावित हुए थे। श्रीमती राव, मुझे कहना होगा कि मैं शायद ही कभी किसी को ऐसी स्थिति में इतना संगठित देखता हूं, उन्होंने टिप्पणी की, उन दस्तावेजों को पलटते हुए जिन्हें उसने सावधानीपूर्वक तैयार किया था। ज्यादातर लोग यहां भावनात्मक रूप से टूटे हुए और बिना किसी योजना के आते हैं। वकील साहब, मेरे पास तैयारी करने का समय था और मैंने पाया कि मैं भावनात्मक होने के बजाय रणनीतिक होना पसंद करती हूं। उत्कृष्ट दृष्टिकोण। और मैं देखता हूं कि आपने पहले ही अपने व्यवसाय के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता स्थापित कर ली है। यह आपकी स्थिति को बहुत मजबूत करता है। वास्तव में प्रकृति कला तेजी से बढ़ी थी। गोवा में शादी की सफलता ने अनुबंधों की बाढ़ ला दी थी। अनन्या और प्रिया मुश्किल से मांग को पूरा कर पा रही थीं और पहले से ही अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने पर विचार कर रही थीं। पहली छमाही का राजस्व सभी अपेक्षाओं को पार कर गया था और अनन्या सालों में पहली बार आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस कर रही थी। रोहन दूसरी ओर स्थिति से ज्यादा असहज लग रहा था। उसने एक रोती हुई और हताश पत्नी की उम्मीद की थी, जो उसके द्वारा प्रस्तावित किसी भी समझौते को स्वीकार करने को तैयार हो। इसके बजाय उसका सामना एक ऐसी महिला से हुआ जिसने मुंबई के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से एक को काम पर रखा था और जो स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसे ठीक ठीक क्या चाहिए। अनन्या, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने एक मंगलवार की सुबह पूछा, जब वह बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। जरूर, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। मेरी 9 बजे एक जरूरी बैठक है। यह अलगाव समझौते के बारे में है। मेरे वकील ने कहा कि तुम्हारा वाला काफी मांग कर रहा है। अनन्या ने लिपस्टिक लगाना समाप्त किया, एक जीवंत लाल रंग जिसे उसने हाल ही में इस्तेमाल करना शुरू किया था, और उसका सामना करने के लिए मुड़ी। मांग? तुम सब कुछ का आधा मांग रही हो। कंपनी, निवेश, संपत्तियां। यह मेरा कानूनी अधिकार है रोहन। हमारी शादी आंशिक संपत्ति समुदाय में हुई है। तुम ये जानते थे जब तुमने मुझसे शादी की थी, लेकिन तुमने साम्राज्य बनाने में योगदान नहीं दिया। योगदान नहीं दिया? अनन्या ने बीच में टोका और हफ्तों में पहली बार उसकी आवाज में गुस्से का एक संकेत था। रोहन, मैं हर इवेंट में तुम्हारे साथ थी, हर बिजनेस डिनर में, हर जरूरी सामाजिक बैठक में। मैं उन निवेशकों पर मुस्कुराई जिनमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उन भागीदारों की पत्नियों से बात की जो मुझे बोर करती थीं, और मैंने सफल पत्नी की आदर्श छवि बनाए रखी जिसने तुम्हारे लिए कॉरपोरेट जगत में दरवाजे खोले। क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई मूल्य नहीं है? मेरा वह मतलब नहीं था। तुम्हारा ठीक यही मतलब था। लेकिन जानते हो क्या, मैं अब इस पर तुमसे बहस नहीं करूंगी। मेरा वकील सब कुछ संभाल रहा है। अलगाव के बारे में कोई भी बातचीत उसे तुम्हारे वाले के साथ हल करने दो। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चली गई, लेकिन दहलीज पर रुक गई। ओह, और रोहन, मुझे उम्मीद है कि तुम और माया साथ में बहुत खुश रहोगे। ईमानदारी से। उसने उसे हॉल में एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ खड़ा छोड़ दिया जिसमें आश्चर्य और कुछ ऐसा मिला हुआ था जो लगभग प्रशंसा जैसा लग रहा था। दिन विशेष रूप से व्यस्त था। अनन्या की 3 बैठकें निर्धारित थीं, जिसमें वसंत महोत्सव के आयोजकों के साथ एक भी शामिल थी, जो मुंबई के सबसे विशिष्ट कार्यक्रमों में से एक था। प्रिया ने अनुबंध हासिल कर लिया था और उनके पास केवल 6 हफ्ते थे कि वे ताज एक्सोटिका के हॉल को
उच्च समाज के योग्य एक लटकते बगीचे में बदल दें। अनन्या, क्या तुम्हें यकीन है कि हम यह कर सकते हैं? प्रिया ने पूछा जब वे ब्रीफिंग की समीक्षा कर रहे थे। यह एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें 1000 मेहमान हैं और मांगें बहुत ज्यादा हैं। प्रिया, 6 महीने पहले मैं सिर्फ एक व्यवसायी की ऊबी हुई पत्नी थी। अगर मैं खुद को पूरी तरह से फिर से खोज सकती हूं तो मैं निश्चित रूप से एक पार्टी हॉल को सजा सकती हूं। वे एक साथ हंसी और अनन्या को एहसास हुआ कि एक व्यावसायिक भागीदार होना कितना अच्छा था, जो एक सच्ची दोस्त भी बन गई थी। प्रिया वह सब कुछ थी जो अनन्या ने शादी के वर्षों में खो दिया था। कोई जो उसे एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखता था, जो उसके विचारों को महत्व देता था, जो उसे बौद्धिक रूप से चुनौती देता था। पुनर्खोज की बात करें तो प्रिया ने कहा, क्या तुमने देखा कि अगले हफ्ते की इंडिया टुडे पत्रिका में तुम्हारे बारे में एक लेख आने वाला है? सच में वे उन महिलाओं पर एक लेख करना चाहते हैं जिन्होंने 30 के बाद अपना करियर बदला। तुम मुख्य मामला हो। अनन्या ने गर्व और घबराहट का मिश्रण महसूस किया। एक राष्ट्रीय लेख का मतलब था प्रदर्शन, पेशेवर मान्यता, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसका परिवर्तन सार्वजनिक हो जाएगा। रोहन को पता चलेगा, माया को पता चलेगा, उनका पूरा सामाजिक दायरा जान जाएगा कि वह अदृश्य महिला नहीं थी जिसे वे जानते थे। उस हफ्ते लेख प्रकाशित हुआ, एक सजावटी पत्नी से एक सफल उद्यमी तक, अनन्या राव की खामोश क्रांति, ये कवर का शीर्षक था। तस्वीर में अनन्या को अपने तत्व में दिखाया गया था, एक विस्तृत व्यवस्था पर काम करते हुए। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और एक सच्ची मुस्कान थी जो संतुष्टि बिखेर रही थी। लेख विस्तृत और अच्छी तरह से शोध किया गया था। यह उसकी प्रशासन में शिक्षा, एक सफल निर्माण व्यवसायी के साथ उसकी शादी के बारे में बात करता था। रोहन का नाम नहीं लिया गया था और 28 साल की उम्र में अपना करियर फिर से शुरू करने का उसका निर्णय। ग्राहकों के प्रशंसा पत्र थे, कंपनी के विकास के बारे में प्रभावशाली संख्याएं थीं और उन महिलाओं की घटना पर एक विश्लेषण था जो व्यक्तिगत पूर्ति की तलाश में स्पष्ट रूप से आरामदायक जीवन छोड़ देती है। किसी को फिर से शुरू करने का साहस देखना प्रेरणादायक है, लेख में प्रिया का प्रशंसा पत्र कहता है। अनन्या ने साबित कर दिया कि यह कभी भी देर नहीं होती कि आप वास्तव में कौन हैं। प्रतिक्रिया तत्काल थी। कंपनी का फोन बजना बंद नहीं हो रहा था, ईमेल ढेर में आ रहे थे, व्याख्यान और साक्षात्कार के लिए निमंत्रण जमा हो रहे थे। अनन्या अनजाने में महिला पुनर्खोज का प्रतीक बन गई थी, लेकिन जिस प्रतिक्रिया ने उसे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह एक अप्रत्याशित स्रोत से आई। श्रीमती शर्मा, मैडम, हाउसकीपर ने उस सुबह कहा जब पत्रिका न्यूज स्टैंड पर आई, क्या मैं कह सकती हूं कि मुझे कितना गर्व है? मैं इस घर में 5 साल से काम कर रही हूं और मैंने आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बुझते देखा है। आपको इस तरह चमकते देखना एक बेटी को दुनिया जीतते देखने जैसा है। अनन्या ने उस महिला को गले लगा लिया जो सबसे कठिन वर्षों के दौरान उसकी एकमात्र विश्वास पात्र रही थी। शर्मा जी, जब मैं इस घर को आधिकारिक तौर पर छोड़ दूंगी तो मैं चाहती हूं कि आप जानें कि मेरी जिंदगी में आपके लिए हमेशा एक जगह होगी, और मैं चाहती हूं कि आप जानें कि मैंने कभी संदेह नहीं किया कि यह दिन आएगा। रोहन, जाहिर है, इस प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उस रात वह स्पष्ट रूप से चिढ़ा हुआ घर आया। अनन्या, हमें इस लेख के बारे में बात करने की जरूरत है। क्या हुआ? तुमने मुझे सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर दिया। हर कोई जानता है कि तुम मुझसे तलाक ले रही हो। लेख में तुम्हारा नाम भी नहीं है रोहन, लेकिन हर कोई जानता है कि निर्माण उद्योग का सफल व्यवसायी कौन है। यह मेरे व्यापार की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। लोग क्या सोचेंगे कि मैं एक लापरवाह पति हूं जो अपनी पत्नी को महत्व नहीं दे सका। अनन्या ने उसे एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसमें अविश्वास और दया का मिश्रण था। रोहन, तुम अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित हो। तुम्हारा 1 साल से ज्यादा समय से एक चक्कर चल रहा है। तुम तलाक मांग रहे हो और तुम इस बारे में चिंतित हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। यह अलग है। यह अलग क्यों है? क्योंकि पुरुष बेवफा हो सकते हैं लेकिन महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती। रोहन को नहीं पता था कि क्या जवाब दे।
अनन्या ने अपना सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उसे उसके विरोधाभासों के साथ अकेला छोड़ दिया। वसंत महोत्सव की तैयारी ने अगले हफ्तों को खा लिया। यह अब तक का सबसे बड़ा पेशेवर चुनौती था जिसका अनन्या ने सामना किया था, और उसने खुद को एक ऐसी तीव्रता के साथ समर्पित कर दिया जिसने उसे खुद भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसने दिन में 16 घंटे काम किया, 20 लोगों की टीमों का समन्वय किया, उन लॉजिस्टिक संकटों को हल किया जो असंभव लग रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हार नहीं मानना चाहती? प्रिया ने एक शुक्रवार की रात पूछा, जब वे लगभग आधी रात तक ऑफिस में थे, अंतिम विवरण को अंतिम रूप दे रहे थे। प्रिया, यह इवेंट बाजार में हमारी जगह को परिभाषित करेगा। अगर हम वसंत महोत्सव में मुंबई के अभिजात वर्ग को प्रभावित करने में कामयाब रहे तो हम जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होगी। और अगर हम नहीं कर पाए तो हम कर लेंगे। अनन्या की आवाज में आत्मविश्वास ने उसे खुद भी आश्चर्यचकित कर दिया। वह कब यह दृढ़ निश्चयी महिला बन गई थी जो विफलता की संभावना को स्वीकार नहीं करती थी। महोत्सव का दिन आ गया। अनन्या सुबह 5 बजे उठी, एक मजबूत चाय पी और उस होटल की ओर चली गई जहां हॉल का अंतिम परिवर्तन होना था। उसकी टीम पहले से ही वहां थी और काम तुरंत शुरू हो गया। लगातार 8 घंटों तक अनन्या ने एक युद्ध के मैदान में एक जनरल की तरह ऑपरेशन की कमान संभाली। हर फूल की अपनी विशिष्ट जगह थी, हर पत्ते का समग्र रचना में अपना कार्य था, हर प्रकाश तत्व का उस जादुई माहौल को बनाने में अपनी भूमिका थी जिसकी उसने महीनों पहले कल्पना की थी। अनन्या, विक्रम ने कहा जब काम लगभग समाप्त हो गया था, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी अभी क्या बनाया है? वह एक पल के लिए रुकी और चारों ओर देखा। हॉल को एक ऐसे लटकते बगीचे में बदल दिया गया था जो ईडन को भी ईर्ष्या करा दे। फूलों के झरने अलग अलग ऊंचाइयों पर छत से लटक रहे थे, दृश्य स्तर बना रहे थे जो अंतरिक्ष को गहराई और गति देते थे। मेजें केंद्र बिंदुओं से सजी थीं जो असली जीवित मूर्तियां थीं, हर एक अद्वितीय लेकिन पूरे के साथ सामंजस्यपूर्ण। सावधानी पूर्वक नियोजित प्रकाश ने हर तत्व को कला के काम में बदल दिया। हाँ, यह परफेक्ट है, उसने फुसफुसाया, लगभग विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने वह बनाया था। यह परफेक्ट से ज्यादा है, यह जादुई है। पहले मेहमान रात 8 बजे आने लगे। अनन्या ने होटल में जल्दी से कपड़े बदल लिए थे, एक सुरुचिपूर्ण काली ड्रेस पहने हुए जिसे प्रिया ने उसे खरीदने के लिए जोर दिया था। तुम अपने ही इवेंट में एक कर्मचारी के रूप में नहीं दिख सकती, तुम इस सब के पीछे की कलाकार हो। मेहमानों की प्रतिक्रिया वह सब कुछ थी जिसका उसने सपना देखा था और उससे भी ज्यादा। लोग हॉल के प्रवेश द्वार पर रुक जाते, स्पष्ट रूप से प्रभावित। तस्वीरें लगातार खींची जा रही थीं, प्रशंसा की टिप्पणियां पूरे वातावरण में गूंज रही थीं। हे भगवान, इस सजावट के लिए कौन जिम्मेदार था? उसने एक महिला को पूछते हुए सुना। एक नई कंपनी, प्रकृति कला, मालिक एक अनन्या राव नाम की महिला है। अनन्या राव? ये नाम मुझे जाना पहचाना लगता है। ये वही महिला है जो इंडिया टुडे में आई थी, जिसने उद्यमी बनने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। ओह हाँ, कितनी साहसी और कितनी प्रतिभाशाली। अनन्या खुद पर मुस्कुराई, चुपके से इवेंट में घूमते हुए और अपनी रचना को मेहमानों की उपस्थिति के साथ जीवंत होते हुए देखते हुए। वह एक ऐसे तरीके से पूर्ण महसूस कर रही थी जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तभी उसने उन्हें देखा। रोहन और माया एक आधिकारिक जोड़े के रूप में हॉल में दाखिल हुए। वह टक्सीडो में बेदाग था। वह एक तेजस्वी सुनहरी गाला ड्रेस में थी जिसकी कीमत शायद एक भाग्य थी। वे हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, परिचितों पर मुस्कुरा रहे थे, स्पष्ट रूप से अपने नए स्वीकृत जोड़े की स्थिति में सहज थे। एक पल के लिए अनन्या ने दर्द की एक परिचित चुभन महसूस की, लेकिन यह केवल एक पल के लिए था, क्योंकि तुरंत बाद उसने उन्हें प्रवेश द्वार पर रुकते देखा, उसी आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ जो अन्य सभी मेहमानों ने दिखाई थी। रोहन, यह अविश्वसनीय है, उसने माया को कहते हुए सुना। यह सजावट किसने की? अनन्या चुपके से पास आई, जवाब सुनने के लिए उत्सुक। मुझे नहीं पता, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब तनाव था। चलो अपनी मेज ढूंढते हैं।
लेकिन माया ने पहले ही इवेंट का कार्यक्रम ढूंढ लिया था, जहां आपूर्तिकर्ताओं के नाम सूचीबद्ध थे। प्रकृति कला, उसने जोर से पढ़ा। वाह, क्या दिलचस्प नाम है। और देखो, रचनात्मक निर्देशन, अनन्या राव। माया ने रोहन की ओर आंखें उठाईं। राव, क्या संयोग है ना? रोहन पीला पड़ गया था। माया, चलो। रोहन, यह अनन्या राव संयोग से नहीं है। क्या यह मेरी पत्नी है? उसने अनिच्छा से स्वीकार किया। माया एक लंबे पल के लिए चुप रही, जानकारी को संसाधित करते हुए। फिर धीरे धीरे उसने नई नजरों से चारों ओर देखना शुरू कर दिया। जो वह देख रही थी, उसकी भयावहता को समझते हुए। तुम्हारी पत्नी, वह महिला जिसके बारे में तुमने कहा था कि उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, ने यह सब किया। माया, ये वैसा नहीं है। ये वैसा कैसे नहीं है रोहन? हमारे चारों ओर देखो। ये कला का काम है, ये प्रतिभा है। तुम मुझसे कैसे कह सकते थे कि वह सिर्फ एक महंगा फर्नीचर थी? अनन्या ने फैसला किया कि यह उसकी आधिकारिक प्रविष्टि का समय है। उसने गहरी सांस ली, अपने बालों को संवारा और उस जोड़े की ओर पूरी सुरुचि और आत्मविश्वास के साथ चली गई जो उसने पिछले कुछ महीनों में विकसित किया था। शुभ संध्या, उसने एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। रोहन, माया, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। माया उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह एक भूत देख रही हो। उसके सामने वाली महिला का उस विवरण से कोई लेना देना नहीं था जो रोहन ने अपनी बेजान पत्नी का दिया था। अनन्या दीप्तिमान, आत्मविश्वासी, स्पष्ट रूप से अपने तत्व में थी। अनन्या, रोहन कह सका, मुझे नहीं पता था कि तुम यहां होगी। ये मेरा इवेंट है रोहन, बेशक मैं यहां हूं। तुम्हारा इवेंट? माया ने अभी भी जानकारी को संसाधित करते हुए पूछा। मेरी कंपनी पूरी फूलों की सजावट के लिए जिम्मेदार थी। हमें योजना बनाने में 2 महीने और इसे स्थापित करने में 1 सप्ताह लगा। क्या तुम्हें यह पसंद आया? सवाल स्पष्ट रूप से निर्दोष था, लेकिन उपपाठ से भरा हुआ था। माया ने फिर से चारों ओर देखा, उस आयाम को समझना शुरू करते हुए जिसे उसने कम आंका था। हाँ, यह असाधारण है, उसने स्वीकार किया। मुझे नहीं पता था कि मैं काम करती हूं। हाँ, बहुत से लोग आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन मैंने पाया कि मुझे इसमें महारत हासिल है। उसी पल प्रिया पास आई, एक सुरुचिपूर्ण आदमी के साथ, जिसे अनन्या ने इवेंट के आयोजकों में से एक के रूप में पहचाना। अनन्या, मुझे तुम्हें एक पल के लिए चुराने की जरूरत है, प्रिया ने कहा। मिस्टर सिंह, तुम्हें कुछ निवेशकों से मिलवाना चाहते हैं जो हमारे विस्तार को वित्त पोषित करने में रुचि रखते हैं। जरूर, माफ करना। अनन्या ने रोहन और माया से विनम्रता से विदा ली। जैसे ही वह दूर गई, उसने माया को रोहन से एक ऐसी आवाज में कहते हुए सुना जो चिढ़ को छिपा नहीं सकती थी। रोहन, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी आश्रित थी, बिना किसी व्यक्तित्व के, कि वह कुछ भी स्वीकार कर लेगी जो तुम पेशकश करोगे। माया, मैं समझा सकता हूं। क्या समझाओगे? कि तुमने मुझसे झूठ बोला, कि तुमने उस महिला को पूरी तरह से कम आंका जिसके साथ तुम 10 साल से शादीशुदा थे। अनन्या खुद पर मुस्कुराई जब वह अपनी कंपनी में रुचि रखने वाले व्यापारियों के समूह में शामिल हुई। रात अभी शुरू ही हुई थी और उसे लग रहा था कि यह सभी शामिल लोगों के लिए एक यादगार रात होगी। अगले कुछ घंटों में अनन्या को उस सजावट के पीछे के रचनात्मक दिमाग के रूप में पेश किया गया जो पूरे मुंबई के अभिजात वर्ग को प्रभावित कर रही थी। उसे तारीफें मिली, काम के प्रस्ताव मिले, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण मिले। उसका अगले साल का एजेंडा व्यावहारिक रूप से एक ही रात में भर गया। इस पूरे समय वह चुपके से रोहन और माया को देखती रही। जोड़ा स्पष्ट रूप से एक तनावपूर्ण बातचीत कर रहा था जो उसकी दिशा में नजरें डालने से बाधित था। माया ज्यादा से ज्यादा असहज लग रही थी, जबकि रोहन एक ऐसी स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा था जो उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लगभग आधी रात को, जब इवेंट अपने चरम पर था, अनन्या ने फैसला किया कि यह भव्य समापन का समय है। वह उस मेज के पास गई जहां वे बैठे थे, प्रिया और कुछ सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ जो वे रात के दौरान मिले थे। रोहन, माया, उसने अपनी सबसे शालीन मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ लोगों का परिचय कराना चाहूंगी। यह है मिस्टर सिंह,
भारत की सबसे बड़ी लग्जरी होटल श्रृंखला के मालिक। यह है बेगम आयशा, जो यूरोपीय राज परिवार के लिए इवेंट आयोजित करती हैं। और यह है मिस्टर डेविस, जो हमारी कंपनी को लंदन में काम करने के लिए ले जाने में रुचि रखते हैं। परिचय कराए गए, कार्डों का आदान प्रदान हुआ और अनन्या ने एक अनुभवी कार्यकारी की सहजता के साथ व्यवहार किया। रोहन और माया ने सब कुछ चुपचाप देखा, स्पष्ट रूप से उसके द्वारा विकसित किए गए पेशेवर संपर्कों के स्तर से प्रभावित। अनन्या, मिस्टर डेविस ने कहा, मैं वास्तव में आपके काम से प्रभावित हूं। मैं आपके लिए प्रकृति कला की एक शाखा खोलने की संभावना पर चर्चा करने के लिए एक बैठक निर्धारित करना चाहूंगा। यह एक खुशी होगी मिस्टर डेविस। मेरी सहायक सोमवार को आपकी सहायक से संपर्क करेगी। जब समूह तितर बितर हो गया तो अनन्या एक पल के लिए रोहन और माया के साथ अकेली रह गई। चुप्पी अनकहे तनावों से भरी थी। ठीक है, माया ने आखिरकार कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका। चिंता मत करो, अनन्या ने धीरे से जवाब दिया। बहुत से लोगों ने मुझे कम आंका। बहुत समय तक मैंने खुद भी। अनन्या, रोहन ने हस्तक्षेप किया, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? माया अनुरोध से असहज लग रही थी, लेकिन चुपके से दूर चली गई। तुम क्या बात करना चाहते हो रोहन? हमारे बारे में? इस सब के बारे में जो तुम बन गई हो? क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैंने एक गलती की। अनन्या ने उसे एक लंबे पल के लिए अध्ययन किया। उसने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसने बहुत समय से नहीं देखा था। सच्ची प्रशंसा और शायद पश्चाताप भी। किस तरह की गलती? यह न समझने में कि तुम वास्तव में कौन थी, तुम्हें महत्व न देने में। रोहन, उसने धीरे से बीच में टोका, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने चुनाव किए और मैंने भी। अंतर यह है कि मैंने अपने से सीखा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? अब जब तुमने खुद को पा लिया है, अब जब मैं देखता हूं, अब जब तुम देखते हो कि मैं तुम्हारे व्यवसाय के लिए उपयोगी हो सकती हूं। सवाल अनन्या के इरादे से ज्यादा तीखा निकला, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। यह वह नहीं है ना रोहन? तुमने महीनों तक मुझे अपनी प्रेमिका के सामने एक बिना पहचान वाली महिला के रूप में वर्णित किया। अब जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे करियर में मूल्य जोड़ सकती हूं, तो तुम मुझे वापस चाहते हो? रोहन ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन आरोप का खंडन करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सका। सुनो, अनन्या ने जारी रखा, मैं तुमसे कोई द्वेष नहीं रखती। ईमानदारी से, हमारी शादी बहुत पहले मर चुकी थी और हम दोनों यह जानते थे। तुमने बस पहले कार्रवाई करने का साहस किया। और जानते हो क्या, मैं इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करती हूं। इसका क्या मतलब है? अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता, अगर तुमने मुझे छोड़ने का फैसला नहीं किया होता, तो मैं शायद जिंदगी भर वही अदृश्य महिला बनी रहती। तुमने मुझे यह फिर से खोजने के लिए मजबूर किया कि मैं वास्तव में कौन हूं, और इसके लिए अजीब तरह से मैं आभारी हूं। रोहन चुप रहा, उसके शब्दों को संसाधित करते हुए। तो कोई वापसी नहीं है? कोई वापसी नहीं है रोहन, लेकिन हम दोनों के लिए एक भविष्य है। तुम्हारे पास माया है, जो स्पष्ट रूप से तुम्हें उस तरह से खुश करती है जैसे मैं अब नहीं कर सकती थी। और मेरे पास अपना जीवन है, अपने सपने हैं, अपनी खुशी है। और अगर माया फैसला करती है कि वह आज जो कुछ भी खोजा है उसके बाद मेरे साथ नहीं रहना चाहती, अनन्या एक कोमल उदासी के साथ मुस्कुराई, तो तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में अकेले रहना क्या होता है। और शायद तुम लोगों को उनके होने के लिए महत्व देना सीखोगे, न कि वे तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने उसके गाल को हल्के से चूमा। विदाई और क्षमा का एक चुंबन। अलविदा रोहन, खुश रहो। अनन्या दूर चली गई। उस हॉल से गुजरते हुए जिसे उसने बनाया था, मेहमानों का अभिवादन करते हुए, तारीफें प्राप्त करते हुए, अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जीत के पल को पूरी तरह से जीते हुए, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, रोहन या माया की प्रतिक्रिया देखने की कोशिश नहीं की। उसके जीवन का वह चरण समाप्त हो गया था और एक नया बस शुरू हो रहा था। होटल के बाहर प्रिया शैंपेन की एक बोतल के साथ उसका इंतजार कर रही थी। जश्न मनाने के लिए तैयार हो पार्टनर। तैयार से भी ज्यादा। उन्होंने ताज एक्सोटिका के फुटपाथ पर ही टोस्ट किया। दो महिलाएं जिन्होंने साथ में कुछ असाधारण बनाया था।
जानती हो इस सब में सबसे अच्छी बात क्या है? अनन्या ने मुंबई के आसमान में सितारों को देखते हुए कहा। क्या? मुझे आखिरकार याद है कि मैं कौन हूं और मुझे यह व्यक्ति बहुत पसंद है। 3 महीने बाद अनन्या राव लंदन में प्रकृति कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय शाखा का उद्घाटन कर रही होगी। 6 महीने बाद वह फोर्ब्स इंडिया के कवर पर देश की सबसे होनहार उद्यमियों में से एक के रूप में होगी। 1 साल बाद व्यक्तिगत पुनर्खोज पर उसकी टेड टॉक के 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज होंगे। लेकिन उस रात अपने साथी और दोस्त के साथ फुटपाथ पर खड़ी, हाथ में शैंपेन और दिल संभावनाओं से भरा, अनन्या बस उस भविष्य पर मुस्कुराई जो उसने अपने हाथों से बनाया था। वह महिला जो उस इवेंट में व्यवसायी की पत्नी के रूप में दाखिल हुई थी, वह अनन्या राव, सफल उद्यमी, पूर्ण महिला, अपने भाग्य की मालिक के रूप में बाहर निकली। कायापलट पूरा हो गया था। फीनिक्स न केवल राख से फिर से जन्मा था, उसने उससे कहीं ज्यादा ऊंचा उड़ना सीख लिया था जितना उसने कभी संभव सोचा था। और रोहन और माया का क्या? खैर, यह एक कहानी है जो दूसरे सुनाएंगे।